नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 आप सभी बच्चों को सोशियोलॉजी समाज शास्त्र का जग बोर्ड ने देखिए कोई भी मॉडल सेट जारी नहीं किया है। तो मैं देखिए आपको टर्म 2 के सिलेबस के आधार पर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आया चैनल सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल नहीं है, पहला सवाल बता दो, गलती से टाइप होगी। ये टर्म 1 का क्वेश्चन जुड़ा हुआ है यहाँ पर। अंतर समूह की अवधारणा किसने दी? तो WC समना ने, याद रखिएगा। जाति एक वन वर्ग है, ये जो शब्द, ये जो कथन है, सॉरी, ये किसने दिया था? तो मजूमदार तथा मदन ने दिया था। अगला बोला जाएगा कि GS धैर्य ने जाति की कितनी विशेषता को उल्लेख किया? तो देखिए उन्होंने टोटल 6 विशेषता को उल्लेख किया है, वर्णन किया, सॉरी। वंशानुगत पेशा हो जाएगा, जन्मजात सदस्य आदि क्या इसकी मुख्य विशेषता है। अगला है सामाजिक नियंत्रण नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो वो रॉस ने ये पुस्तक लिखी है। फिर ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है? तो देखिए वो कृषि व्यवसाय समाज कह सकते हैं। फिर अगला सवाल हमारा, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? तो सर्वप्रथम कूले ने इसकी अवधारणा क्या दी थी। ठीक है, अगला सवाल हमारा प्राथमिक समूह। ठीक है, तो ये प्राथमिक समूह के आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह का आकार क्या छोटा होता है और इनके सदस्यों के उद्देश्य एवं इच्छा साधारणतः समान होती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री का आपको यहीं तक लिखना है, क्योंकि आपको पहले बता दूं, क्योंकि अगली आपका 2 नंबर का सवाल ज़्यादा बड़ा लिखना भी नहीं आपको। तो इसके बाद आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री कूले के अनुसार प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य उन समूह से जो घनिष्ठ आमने सामने संबंध एवं सहयोग के जरिए लक्षित होते हैं। वे प्राथमिक कई दृष्टिकोणों से है, लेकिन मुख्य रूप से इस कारण है कि वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति आदेशों को निर्माण करने में मौलिक, बस यहीं पर लिखिए। ठीक है, अगला है औपचारिक तथा अनौपचारिक। ये ध्यान सवाल क्या, देखिए ये सवाल 3 नंबर का सवाल आपको एग्जाम पूछा जाएगा कि औपचारिक तथा अनौपचारिक समूह में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए इनको 2 कैटेगरी में बांटा हुआ, एक औपचारिक अनौपचारिक। तो औपचारिक समूह का आशय बड़े संगठन या फिर एक बड़े भाग से, वहीं पर एक औपचारिक समूह हमेशा आदर्श श्रेणीबद्ध संरचना या पदक्रम पद्धति होती है। औपचारिक में एक अनौपचारिक समूह व्यवस्था एवं संगठन का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इस समूह का आकार, पद्धति, समय, स्थान सब कुछ पूर्व निश्चित नहीं होता, सभी कुछ आकस्मिक होता है। फिर अगला है हमारा कि अंतर समूह तथा बाह्य समूह अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए यहाँ ग्रुप मैंने बनाया हुआ कि ये पहला जो लिखा हुआ ये हमारा अंतर समूह का है कि इनमें हम क्या करते हैं, भावना तथा अपनापन पाया जाता है, इनमें संबंधों में निकटता पाई जाती है। इसके अंतर्गत समूह के सदस्यों में त्याग और सहानुभूति की भावना पाई जाती है। फिर बाह्य समूह जो आउट ग्रुप कहते हैं आप लोग, क्या इनमें हम भावना तथा अपनापन का भाव पाया जाता है, इन्हें संबंधों में दूरी पाई जाती है और इसमें त्याग और सहानुभूति का औपचारिक ढंग किया जाता है। ठीक है, फिर अगला हमारा द्वितीय समूह। देखिए प्राथमिक समूह हमने पढ़ा हुआ था, अभी जस्ट द्वितीय समूह इसमें क्या बोला हुआ है, देखिए कि द्वितीय समूह की विशेषता निम्नलिखित है। इसका आकार बड़ा होता है, इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, इसके सदस्यों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, इनमें इसके संबंध प्रत्यक्ष, इसमें जो अप्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, इसमें औपचारिक संबंध की प्रधानता होती है। ठीक है, फिर 12 नंबर से अंतर समूह की अवधारणा की व्याख्या। देखिए समनर ने अपनी पुस्तक जो फॉल्कवेज में अंतर समूह का वर्णन उल्लेख किया है। अंतर समूह वे समूह जिनका हम सदस्य होते हैं और जिससे अपना अपनापन होता है, इसके सदस्यों से हम की भावना पाई जाती है, सभी एक दूसरे से सहानुभूति रखते हैं और उनमें सुख दुख बांटने की इच्छा होती है। अपना परिवार होगी, अपनी जाति, अपना सबके किसी उदाहरण है। इस प्रकार इसका कोई निश्चित आकार तो नहीं होता, लेकिन आकार में छोटा से लेकर बड़ा सभी प्रकार का हो सकता है। अतः अंतर समूह के प्रति सदस्यों का व्यवहार जो होता है पश्चातपूर्ण होता है, वे इसे श्रेष्ठ मानते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं तथा इस पर गर्व भी करते हैं। अगला देखिए हमारा परिस्थिति से हम क्या तात्पर्य। तो देखिए जब कोई, इस प्रकार ही बताना हमें, जब कोई व्यक्ति किसी खास अवस्था में एक खास समय एक निश्चित पद प्राप्त करता है तो उसे हम कहते हैं परिस्थिति कहा जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति की अनेक परिस्थिति होती है, जिन समूह में से व्यक्ति का संबंध होता है उतनी ही परिस्थिति के साथ होती है। जैसे आर लिंटन ने समाज में पाई जाने परिस्थितियों को 2 भागों में बांटा हुआ है, एक प्रदत्त होता है, एक अर्जित होता है। ठीक है, तो जब व्यक्ति को बिना प्रयास के अपने आप परिस्थिति, सीधा बात, जब बिना कुछ के उससे कोई ना कोई ओहदा मिल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदत्त परिस्थिति कहा जाता है। जैसे हो गया ब्राह्मण जाति में जलने से वो ऊंची जाति का हो गया, और यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि डोम, धोबी, चमार आदि जन्म से निम्न उसको क्या परिस्थिति मिल जाती है, उपाधि कह सकते मिल जाता है, उपाधि नहीं सॉरी, इसको परिस्थिति कहा जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा अर्जित परिस्थिति। जब व्यक्ति अपने गुणों, अपने गुण के जब कोई सफल, जो कि असफल व्यक्ति क्या करेगा, अपना कोई एक सीधा बात सफल व्यक्ति बनेगा। जैसे कोई संगीतज्ञ बनता है, फेमस बनता है, कोई चिकित्सक हो गया, फेमस डॉक्टर बना, तब वो अपने गुण के कारण या फिर अपने स्वभाव के कारण बनता है, इसे हम लोग अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। अगला सवाल हमारा, परिस्थिति की विशेषता का उल्लेख करें तथा परिस्थिति के तत्वों की विवेचना करें। तो देखिए परिस्थिति की क्या क्या विशेषता होती है। पहला तो है परिस्थिति निर्धारण, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सांस्कृतिक कारकों द्वारा होता है।
परिस्थिति की अवधारणा को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में समझा जा सकता है। सामाजिक आकांक्षाओं के संदर्भ में किसी व्यक्ति की परिस्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। और परिस्थिति में व्यक्ति की एक मुख्य परिस्थिति होती है। परिस्थिति के आधार पर समूह निम्न विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। फिर अगला हमारा समाजशास्त्र की परिभाषा देता था, इसके विषय विशेष की चर्चा करना है या भी विवेचना करना है। तो देखिए फ्रांसीसी विचार जो अगस्त कॉमेट थे 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम सोशियोलॉजी से हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं शब्द का प्रयोग किया। फिर इसके लिए अगस्त कॉमेट को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। समाजशास्त्र को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया। कुछ मुख्य परिभाषाएं यहाँ पर निम्नलिखित इस प्रकार दी हुई है कि LF वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र क्या है, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाजशास्त्र जो होता है वो सामाजिक संबंधों के विषय में। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। ठीक है, फिर अगला हमारा देखिए सामाजिक समूह क्या होते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करना है। तो देखिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य हित के लिए परस्पर संबंध स्थापित करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक समूह का क्या निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग सामाजिक समूह कहते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने क्या किया, अपने अपने हिसाब से बात है सामूहिक समूह को प्रस्तुत किया। जैसे लेस्टर वार्ड ने समूह को दो भागों में बांटा है। एक ऐच्छिक समूह, वह समूह जिसकी सहायता व्यक्ति की इच्छा पर होती है उसे ऐच्छिक कहा जाता है। जैसे क्लब हो गया, राजनीतिक दल हो गया, ट्रेड यूनियन कुछ बोल सकता है। अनिवार्य देखिए यहाँ पर कंपलसरी, जैसे आप कह सकते हैं कि जिसमें व्यक्ति की इच्छा निर्भर नहीं करती उसे सदस्य वहाँ पुनः प्राप्त हो जाती, जन्म से प्राप्त हो। जैसे हो गए कोई जाति विशेष को प्रजाति, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक मिल जाता है। अगला है हमारा कि सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं। तो देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा, लेकिन इसके प्रमुख विशेषताएं क्या ये बताना है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है विशेषता कि समूह व्यक्तियों का संग्रह है। समूह एक मूर्त संगठन है। समूह में एक निश्चित ढांचा के साथ साथ कार्यों को विभाजन किया जाता है। इसकी सहायता ऐच्छिक होती है। इसका सामान्य उद्देश्य होता है। इसका आकार निश्चित होता है। इसका कुछ ना कुछ स्थायित्व अवश्य पाया जाता है और यह क्या एक सत्ता होती है। ठीक है, अगला 18 में जो सवाल हमारा, संस्कृति से आप क्या समझते हैं, संस्कृति तथा सभ्यता में अंतर बताएं। तो देखिए संस्कृति का सबसे प्राचीन एवं मशहूर परिभाषा टाइलर ने दी है। इसके अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा ऐसी अनेक क्षमताओं का आदतों का समावेश है जिसमें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। संस्कृति और सभ्यता में देखिए अंतर भी लिखे हुए है। संस्कृति की माप संभव लेकिन सभ्यता की माप संभव, लेकिन संस्कृति की माप नहीं संभव नहीं है। सभ्यता सदैव आगे होती है लेकिन संस्कृति नहीं। सभ्यता बिना प्रयास कर बढ़ती, संस्कृति नहीं। सभ्यता बिना किसी परिवर्तन या हानि का ग्रहण किया जा सकती किंतु संस्कृति का नहीं। सभ्यता बाह्य है जबकि संस्कृति आंतरिक है। सभ्यता साधन जबकि संस्कृति साध्य है। सभ्यता मूर्ति है और जबकि संस्कृति अमूर्त है। ठीक है, फिर अगला हमारा सामाजिक स्थिरीकरण क्या है, इसकी विशेषताओं का विवेचन करना है। तो देखिए सामाजिक स्थिरीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम समाज अनेक समूह तथा वर्गों में बढ़ जाता है। प्रत्येक वर्ग की एक निश्चित स्थिति है जो एक दूसरे को तुलना में उच्च या निम्न करती है, परंतु तथा समूह एक दूसरे जुड़े होते हैं। ये वर्ग सामाजिक स्थिरीकरण की निम्नलिखित विशेषता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सार्वभौमिकता। सामाजिक स्थिरीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, यह प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है। चेतन प्रक्रिया, देखिए तो ये एक ऐसी चेतन प्रक्रिया है इसका निर्माण जागरूक दशा में योजनाबद्ध रूप से किया जाता है। साधारणतः यह कार्य विभाजन द्वारा होता है। और तीसरा है हमारा समाज का विभाजन। तो सामाजिक स्थिरीकरण समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की व्यवस्था है। इसके द्वारा समाज अन्य उच्च से निम्न वर्गों में बढ़ जाता है तथा प्रत्येक वर्ग की एक निश्चित होती है। तो ये था हमारा क्लास 11 सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। टोटल मैंने आपको 19 सवाल कर रहा है जैसे मॉडल सेट में जैक बोर्ड ने जारी किया है। 1 से लेकर याद रखिएगा 7 तक ऑब्जेक्टिव है जिसमें आपको 5 बनाना है। फिर 8 से लेकर 14 नंबर तक तो 7 सवाल, 7 में किन्हीं 5 का बनाना है। और 15 से लेकर 19 तक 5 सवाल, किन्हीं 3 सवाल का जवाब देना है। आपको 1 सवाल के 15 टोटल आपका मार्क्स इससे पूरा हो जाए। मैंने आपको टोटल 19 क्वेश्चन बता दिए हैं। आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में और याद करते चलिएगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो भी आपके मित्रगण हैं उनके साथ शेयर करें। चलिए।